संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये प्रश्न नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प सी 343। तो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 2, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो ये प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2004 में। तो यहाँ पर विकल्प होंगे 1880, 1857, 1873 और 1860 में। तो सही विकल्प होगा सी 1873 में। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो ये प्रश्न 2005 में नेट की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तीसरे का तो वो होगा विकल्प ए, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। आगे देखते हैं प्रश्नों को। आगे है चौथा प्रश्न। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो ये भी एंटी नेट में पूछा गया है। तो 4 का सही विकल्प होगा डी ठ। आगे है प्रश्न 5। प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पशज स्वर है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 5 का तो वो होगा विकल्प ए आ। ये पशज स्वर है। ये जून 2005 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 6। तो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो ये पूछा गया था नेट जून 2005 में। तो छठे का जो सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प ए, सबसे पहले प्राकृत, उसके सबसे पहले पाली आएगी, उसके पश्चात प्राकृत, उसके पश्चात अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, ये स्लाइड हो चुकी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। तो प्रश्न है 6, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम। तो ये प्रश्न भी हो चुका है, ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ भाषाविद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ दिए गए हैं। भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो जो 8 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। तो यहाँ पर मिलान करते हैं, कामता प्रसाद गुरु का होगा हिंदी व्याकरण। तो ये सही होगा। आगे है किशोरीदास वाजपेयी का, तो इनका होगा हिंदी शब्दानुशासन। आगे है उदय नारायण तिवारी का, तो इनका होगा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और अंत में होंगे रामविलास शर्मा, तो इनका होगा भाषा और समाज। विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9। तो प्रश्न में पूछा गया है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर। तो सही विकल्प होगा विकल्प डी, छोटा नागपुर। तो ये प्रश्न भी दिसंबर 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 10। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो 10 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, ए का जो 4, बी का 5, सी का 3 और डी का 2। तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हो। अगला है 11। तो प्रश्न पूछा गया है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो 11 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बी, अर्थात ए का 4 ब्रजभाषा है, अलीगढ़ में बोली जाती है। दूसरा है भोजपुरी छपरा में, मैथिली दरभंगा में और अवधी सुल्तानपुर में। तो यहाँ पर ये उचित मिलान होगा। अगला प्रश्न है 12। तो प्रश्न पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? विकल्प हैं
भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? तो ये प्रश्न पूछा गया है 2006 में। तो 12 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, प्रेम सागर में। खड़ी बोली का प्रयोग जो सबसे पहले पुस्तक में हुआ था तो वो हुआ था प्रेम सागर में। अगला प्रश्न 13। तो प्रश्न में पूछा गया है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? विकल्प हैं अष्टम, सप्तम, नवम और दशम। सही विकल्प होगा ए, अष्टम। और ये प्रश्न भी नेट जून 2006 में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 14। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? विकल्प है जर्मन, फ्रेंच, रूसी या हिंदी। तो जो 14 का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प ए, जर्मन में। अगला प्रश्न है 15। तो यहाँ पर पूछा गया है इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो जो 15 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात कोट ए। जो बांगरू है यह है रोहतक, दूसरी है भोजपुरी, यह है छपरा की, और तीसरी कुमाऊनी तो ये है अल्मोड़ा की, और जो खड़ी बोली है तो ये होगी मेरठ की। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 16। तो प्रश्न है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये पूछा गया है 2006 में। तो जो 16 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प भी, ब्राह्मी से। नागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है 16। तो ये प्रश्न हो चुका है। अगला है 17। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है या नहीं बोली जाती? तो ये प्रश्न पूछा गया है जून 2007 में। 17 का सही विकल्प होगा सी, मैथिली। अगला प्रश्न है 18। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? 18 का सही विकल्प होगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा। अगला प्रश्न है 19। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 19 का सही विकल्प होगा बी, 14 सितंबर 1949 में। अगला प्रश्न है 20। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? तो 20 का सही विकल्प होगा ए, अर्ध तत्सम से। अगला प्रश्न है 21। तो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो 21 का जो सही कोट होगा तो वो होगा सी, अर्थात हड़ौती का होगा राजस्थान, बघेली का होगा मध्य प्रदेश, गढ़वाली का होगा उत्तराखंड, और कन्नौजी का होगा उत्तर प्रदेश। के पारद्वार के लिए अज्ञे को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो जो आंगन के पारद्वार के लिए अज्ञे को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। यहाँ से दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि आंगन के पारद्वार को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1964 में। ठीक है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि आंगन के पारद्वार का प्रकाशन अज्ञे जी द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1961 में। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि आंगन के पारद्वार किसका काव्य संग्रह है? तो ये अज्ञे जी का काव्य संग्रह हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है आंगन के पारद्वार को अज्ञे ने 3 भागों में विभाजित किया था। सीधा सा प्रश्न बनेगा कि अज्ञे के द्वारा आंगन के पारद्वार को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में। और इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? सलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा। ये 3 इसके भाग हैं। तीसरा जो भाग है महत्वपूर्ण है, ये तीसरा है असाध्य वीणा। आगे है महत्वपूर्ण पॉइंट, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे को 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा कब दिया गया था, कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में दिया गया था। आगे है हरी घास पर क्षण भर इनकी प्रौढ़ रचना है। तो जो ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो अज्ञे जी की प्रौढ़ रचना का नाम बताइए। तो अज्ञे जी की प्रौढ़ रचना थी हरी घास पर क्षण भर। आगे है
असाध्य वीणा कविता जैन बुद्धिज्म पर आधारित है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो असाध्य वीणा कविता थी इस पर किस धर्म का प्रभाव लक्षित होता है, तो ये होता है जैन बुद्धिज्म का प्रभाव। अगला पॉइंट है, गोदान को किसने ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। तो जो गोदान था इसे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। इसके पश्चात है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं उनमें है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु इत्यादि। ठीक है। और जो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक कौन मानते हैं, तो इनमें जो प्रमुख नाम होगा तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। इसके पश्चात अगर पूछा जाए कि अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है पृथ्वीराज रासो को, तो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं। तो जो पृथ्वीराज रासो है इसमें समय की संख्या है 69। समय बोल सकते हैं या सर्ग बोल सकते हैं। और जो इसमें छंदों की संख्या कही जाती है तो वो है 68। आगे है, पृथ्वीराज रासो के लिए यह कथन किसका है। तो कथन इस प्रकार से है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। क्या कथन है दोस्तों, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। तो ये कथन हो जाएगा पृथ्वीराज रासो के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे है, रासो में पहुपंग नाम किसके लिए प्रचलित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों ये। तो जो रासो में पहुपंग नाम प्रचलित है ये जयचंद के लिए होगा। आगे है, चंद कवि को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। तो यहाँ पर चंद कवि से अभिप्राय होगा चंद बरदाई से। ठीक है ना, चंद बरदाई को छपे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, नागमती का बिरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। तो ये कथन किसका होगा, नागमती के लिए। तो जो ये नागमती का बिरह वर्णन ये हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु होगा, तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके पश्चात है, घास पागल, कास पागल, शाल और पल्लास पागल। तो ये किस कविता की पंक्तियाँ होंगी। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हो जाएंगी आपकी सतपुड़ा के जंगल की पंक्तियाँ। आगे है, सतपुड़ा के जंगल कविता में डैश का भी उल्लेख मिलता है। तो बताना है सतपुड़ा के जंगल में किस उत्सव का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है होली उत्सव का वर्णन। इस तरह के पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि पिछली बार परीक्षा में इस तरह के ही पॉइंट पूछे गए थे। मैं बताऊंगा कि कौन सा वो पॉइंट था जो पिछली बार इस कविता से पूछा हुआ था। आगे है, सतपुड़ा के जंगल में गौड़ जनजाति का वर्णन है। अगर पूछा जाए सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है गौड़ जनजाति का वर्णन। तो देखिए इस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछली बार एनटीए नेट हिंदी की परीक्षा हुई थी तो उसमें ये पालते थे आपके मुर्गे और तीतर को। 4 तीतर थे, 4 मुर्गे। ये देखिए पंक्ति को पढ़ लेता हूँ, इस प्रकार से है, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर। सतपुड़ा के जंगल की पंक्ति है ये, इसे भी याद रखिएगा। आगे है, जब भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल पढ़ते थे तब मेरा बचपन जागृत हो उठता था। किसका कथन होगा ये, तो ये हो जाएगा श्रीकांत वर्मा का कथन। जो श्रीकांत वर्मा थे ये भवानी प्रसाद मिश्र से काफ़ी प्रभावित थे और अक्सर इनकी कविताएं सुनते रहते थे। आगे है, धूमिल की किस कविता में गांधी शब्द नेहरू परिवार के प्रशासन को प्रदर्शित करता है। तो ये कविता हो जाएगी अकाल दर्शन। तो जो अकाल दर्शन है धूमिल की कविता, इसमें गांधी शब्द नेहरू परिवार के प्रशासन को प्रदर्शित करता है। तो जो धूमिल थे काफ़ी अच्छे और स्पष्ट कवि थे, किसी बात को छुपा कर नहीं कहते थे। इनकी कविता अगर आपने पढ़ी होगी तो काफ़ी स्पष्ट कहने वाले थे। जिस प्रकार कबीर है उसी तरह का आप धूमिल को कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, नागार्जुन ने दीपक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो नागार्जुन थे इनके द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था।
तो ये किया गया था दीपक पत्रिका का। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका थी। अगला पॉइंट है यहाँ पर, सतपुड़ा के जंगल किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये गीत फरोश में संकलित है। जो भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश काव्य संग्रह है, उसी में इसे संकलित किया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, शुद्ध काली लहर वाला मथित उथित जहर वाला, ये काव्य पंक्ति किस कविता की है? तो ये काव्य पंक्ति हो जाएगी सतपुड़ा के जंगल की। है जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी की, इनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर जो लिंक आपको इसके कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको डेली यूजीसी नेट से संबंधित पीडीएफ इत्यादि दी जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मैटर होता है वो आपको वहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ के। बाकी एलटी टेट वालों के लिए भी अलग से ग्रुप बना हुआ है, एलटी कमीशन वालों के लिए भी बना हुआ है। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। फिर देखिए, वीडियो को एंड करने से पहले एलटी टेट जून 2025 के लिए हमारा ऑनलाइन बैच चला हुआ है। किसी की कोई भी क्वेरी इससे संबंधित है तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इस सब चीजों को रीड कर सकते हो। आपको जुड़ना चाहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप अच्छे से जो भी कमीशन यहाँ पर निकलेगा टीजीटी हिंदी वाला, तो आप उसमें अपना टारगेट स्थापित कर सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा जो एलटी कमीशन के लिए बैच बैठा हुआ है, इसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। इसकी भी जो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें भी एनरोल होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसमें आप व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पर हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं अगर आप इन्हें लेते हो तो ये आपके घर सेंड कर दिए जाते हैं, घर में बैठकर आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हो। और ये देखिए, ये हमारा है नया चैनल, किसके लिए? यूजीसी नेट हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नया चैनल बना हुआ है। आप लोग इसके साथ जुड़िए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। क्यों? क्योंकि जितना आप इसमें प्यार बनाकर रखेंगे आपको उतना ही अच्छा स्टडी मैटर यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर भी आपको सारी यूजीसी नेट से संबंधित वीडियोज मिलती हैं। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सारी वीडियो आपको अवेलेबल कर दी गई है। ये इसमें क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी करवा देता हूँ, साथ में जो नया पाठ्यक्रम लगा है वो भी डिस्कस कर देता हूँ। सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर अवश्य जुड़िए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो चीजें जहां से आपको उपलब्ध हो रही है तो आपको वहां पर जाकर आपको उन चीजों का अवलोकन करना है, अच्छे से स्टडी करते रहना है। क्योंकि अगर कहीं पर आप चीजों का एनालाइज करते हैं, उनका अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, ये आपको भविष्य की तैयारी के लिए